नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। आज के सत्र में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन्हीं खास खबरों पर। आज हम बात करेंगे नासा के वाइपर मिशन के बारे में। देखेंगे ये वाइपर मिशन का अन्वेषण कब होगा और इस मिशन का महत्व क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे भूटान के बारे में, जो कि दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनाया है भीम यूपीआई को। इसी खबर के बाद हम नजर डालेंगे भारत के सबसे पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन पर। क्रिप्टोगेमी क्या है, क्रिप्टोगेम्स क्या है, इस बारे में थोड़ा सा अब संक्षिप्त में बात करेंगे। चलेंगे अपनी अगली खबर पर, जो है IISSE द्वारा पाए गए हैं 2 विभिन्न प्रजातियां FEB की। अब FEB क्या है, इस बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। अब चलेंगे अपनी अगली खबर पर, जो है WHO द्वारा पहली बार मानव जीनोम संपादन के लिए कुछ खास सिफारिशें प्रकाशित की गई हैं। मानव जीनोम संपादन की क्या अहमियत है और क्यों इन खास सिफारिशों को प्रकाशित किया गया है, इस बारे में बात करेंगे। खास तौर पर बात करेंगे हम UVC टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये खबर क्या है, हमारी संसद में जल्द ही कोविड प्रसार को रोकने के लिए इस UVC प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। तो UVC प्रौद्योगिकी क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नासा के वाइपर रोवर मिशन के बारे में। वाइपर यानी वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। अब यहाँ इस नाम से मुझे ये समझ में आ रहा है कि चंद्र तल पे चंद्र के पोल्स को एक्सप्लोर करना चाहता है ये वाइपर रोवर। अब वाइपर रोवर चंद्र तल के पोल्स ध्रुवों को बारे में बात करना चाहता है और ये यह समझना चाहता है कि क्या हम वहीं पर उपलब्ध संसाधनों द्वारा मानव के जीवन को बना सकते हैं। यदि हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स चंद्र तल पर जाएं तो क्या हम उन्हीं संसाधनों जो कि चंद्र तल पर मौजूद हैं, उन्हीं संसाधनों को उपयोग में लाकर वहां पर मानव जीवन को संभव बना सकते हैं। यह है इस खास वाइपर मिशन का महत्व। यह मिशन होगा 100 दिनों का, जिसे नासा 2023 में लॉन्च करेगा। तो 2023 में लॉन्च होने वाले इस मिशन का महत्व आपको समझ में आ गया। और साथ ही साथ आप ध्यान ये रखेंगे, यह होगा 100 दिन का मिशन। और ये पहला ऐसा मिशन होगा जब हम किसी और अन्य खगोलीय पिंड पर वहां पर उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण करेंगे, यानी कि हम वहां की पहली बार रिसोर्स मैपिंग करेंगे। चंद्र की सतह पर पहुंचना और वहां पर जाकर उसी के अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करना ताकि हम मानव जीवन वहां पर उपलब्ध करा सकें, यह एक खास बात रहेगी इस वाइपर मिशन की। और यह रहेगा 100 दिन का मिशन का उद्देश्य केवल वहां पे संसाधनों का मैपिंग करना ही नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ हम ऐसी खास लैंडिंग साइटों का भी पता करेंगे जो कि हमारे भविष्य में काम कर सके और मदद करेंगे हमारे आने वाले कई और मिशनों में। तो नासा का ये मिशन दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के लिए है और दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के साथ साथ ही हम वहाँ पर उपलब्ध पानी एवं अन्य संसाधनों की खोज करना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं ताकि हम आने वाले समय में मनुष्य का जीवन वहाँ पर सफल बना सके। तो चलिए अपनी अगली खबर पर चलते हैं, जो है सिंगापुर के बाद भूटान ने भारत के भीम यूपीआई को अपनाया। तो सिंगापुर के बाद अब भूटान दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने भीम यूपीआई को अपनाया है। और भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने रुपे कार्ड को भी स्वीकार किया है और भीम यूपीआई को भी स्वीकार किया है। तो ये कुछ खास तथ्य हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। एकमात्र ऐसा देश जो कि रुपे कार्ड को भी स्वीकार करता है और भीम यूपीआई को भी स्वीकार करता है। और सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश है जो भीम यूपीआई को अपना चुका है और उसे स्वीकृति दे चुका है। अब हम बात करते हैं भीम के बारे में। भीम, जैसा हम सब जानते हैं, ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी।
ये एक ऐसा ऐप है जो कि डिजिटल भुगतान में मदद करता है और ये चलता है यूपीआई की मदद से। इसे विकसित किया गया था दिसंबर 2016 में एनपीसीआई द्वारा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है जी। 2016 दिसंबर में इसे लॉन्च किया गया और यह रियल टाइम फंड ट्रांसफर की अनुमति देता है और ये काम करता है यूपीआई के साथ, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में अगर बात करना चाहें तो यह हमें रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र की अनुमति देता है। एक ऐसा सिस्टम है जो उपयोगकर्ता को किसी भी बैंक खाते का विवरण दूसरे को दिए बिना वास्तविक समय में पैसे का स्थानांतरण कर सकता है। यानी कि यहाँ पर उपयोगकर्ता ये मानकर चलेगा कि मेरे किसी भी बैंक खाते का कोई भी हल्की सी भी डिटेल किसी और के पास नहीं पहुंचेगी और वह वास्तविक समय में अपने पैसे का स्थानांतरण कर सकता है बहुत ही सुरक्षित ढंग से। तो इसे सुरक्षित बनाने के लिए तीन स्तर पर ये ऐप प्रमाणित करता है। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, ऐप ये बनाता है कि वो डिवाइस की आईडी और मोबाइल नंबर को जोड़ेगा, साथ ही साथ उपयोगकर्ता अपने उस खास खाते के साथ जहां वो पैसे का स्थानांतरण करना चाहता है उसके साथ सिंक एस्टैब्लिश करेगा, सिंक बनाएगा और एक बार ये सिंक स्थापित होने के बाद एक पिन दिया जाएगा जिसे कहते हैं यूपीआई पिन, जो कि खास तौर पर काम करेगा और बहुत ही सुरक्षित ढंग से पैसे का स्थानांतरण किया जा सकता है। भीम आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हो। यूपीआई भीम के बारे में आपको कुछ खास तथ्य जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या उपयोगिता है इस यूपीआई की। सबसे पहली बात, समय बहुत कम लगता है, पैसों के स्थानांतरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है और हमें सब समय में उपलब्ध है, यानी कि 24 घंटे उपलब्ध है। चाहे कोई भी स्थानांतरण, कोई भी पैसे का स्थानांतरण छोटा हो या बड़े स्तर पर हो, ये सबके लिए काम करेगा और साथ ही साथ बहुत ही सुरक्षित भी है। तो भीम यूपीआई के बारे में आप जान गए और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भूटान केवल एकमात्र ऐसा देश है जो कि रुपे कार्ड को भी अपनाता है और भीम यूपीआई को भी स्वीकृति देता है। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, जिसे बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है देहरादून के एक छोटे से शहर चक्राता में। छोटा सा कस्बा चक्राता उत्तराखंड में देहरादून के पास, जहां पर ये क्रिप्टोगेमिक गार्डन बनाया गया है और इस खास बगीचे में 50 प्रजातियां क्रिप्टोगेमी की होंगी। ठीक जी। क्रिप्टोगेमी अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं या पौधों जैसे जीव हैं जिनके अंदर कोई भी बीज नहीं बनता। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, क्रिप्टोगेमिक बगीचा स्थापित किया गया है, जिसे उद्घाटन किया गया है चक्राता में, उत्तराखंड के देहरादून में चक्राता कस्बा। ये नाम याद रखेंगे। यहाँ पर 50 प्रजातियाँ होंगी क्रिप्टोगेमी की। और साथ ही साथ सवाल ये है कि चक्राता में क्यों? क्योंकि चक्राता है बहुत ही कम प्रदूषण स्तर पर और साथ ही साथ यहाँ पर पाई जाने वाली परिस्थितियाँ, यहाँ का तापमान, यहाँ पर पाई जाने वाली नमी इन क्रिप्टोगेम्स के लिए काफ़ी अनुकूल है। तो इन प्रजातियों का विकास यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए देहरादून के चक्राता कस्बे में बना है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। मैं वापस आती हूँ क्रिप्टोगेमी पर। अगर हम अपने पौधों को के बारे में बात करें तो हम इन्हें 2 सब किंगडम्स में बांट देते हैं। जो 2 सब किंगडम्स हैं उनका नाम है क्रिप्टोगेमी एंड फनीरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी और फनीरोगेमी दो पौधों की उपराज्य है, सब किंगडम है। और ख़ास बात यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि क्रिप्टोगेम्स वो खास पौधे हैं जो कि बीज रहित हैं, ये बीज नहीं बनाएंगे।
अगर हम क्रिप्टो शब्द को देखें तो इसका मतलब है छुपा हुआ, यानी कि इनका ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें ये बीजों का उत्पादन नहीं करते हैं, ना बीज बनेंगे ना ही फल बनेंगे। आती हूँ फनीरोगैमी पर, तो ये वो पौधे हैं जो बीज बनाएंगे, और आगे इनकी दो प्रकार हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी दो ऐसे प्रकार हैं जहां पर बीज बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, क्रिप्टोगैमी है वो पौधे जहां पर बीज नहीं बनेंगे। इनके अंदर आएंगे कवक जिन्हें हम फंजाई भी कहते हैं, फिर इनके अंदर आएंगे लाइकन। सो ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनेंगे और ये बीजाणुओं की मदद से ही आगे अपना प्रजनन करते हैं, यानी कि स्पोर्स की मदद से ही इनका प्रजनन होता है। इनकी उत्पत्ति होगी स्पोर से, कोई बीज नहीं बनेंगे, और पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन आप याद रखेंगे देहरादून के चक्राता कस्बे में। ठीक जी, इतने से तथ्य इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब हम चलेंगे अपनी अगली खबर पर, जो है IISc के वैज्ञानिकों ने सुपर फ्लूइड हीलियम में कुछ इलेक्ट्रॉन बुलबुलों की 2 प्रजातियों की खोज की है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम याद रखेंगे कि हमारे IISc बेंगलोर के 3 खास वैज्ञानिक, जिनका नाम है नेहा यादव, प्रसन्नजीत सेन और प्रोफेसर अम्बरीश घोष, ये हैं CENSE के खास प्रोफेसर, यानी कि सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनके प्रोफेसर। और साथ ही साथ नेहा यादव जो यहाँ की पूर्व छात्रा थी, उन्होंने बताया है इन खास इलेक्ट्रॉन बुलबुलों की 2 प्रजातियों के बारे में। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन बबल्स या इलेक्ट्रॉन बुलबुलों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बुलबुलें हैं एक किसी भी क्रायोजेनिक गैस, यानी कि बहुत ठंडी या तरल गैस, जिसमें खास तौर पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास पाया जाने वाला खाली स्थान। ठीक जी, इलेक्ट्रॉन बबल समझेंगे किसी भी खास क्रायोजेनिक गैस या तरल गैस जैसे कि नियॉन या हीलियम, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के आसपास पाए जाने वाले स्थान को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बबल। अब फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स क्या है? फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स हैं बहुत ही छोटे क्षेत्र, यही क्षेत्र जहां पर कुछ फ्यू माने कि कुछ इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, कुछ मुट्ठी भर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं और हमें इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम ध्यान रखेंगे हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, कोई भी मैटर यानी कि कोई भी सामग्री, तो उसके भौतिक या रासायनिक गुण केवल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे या कैसे सरफेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, इन्हीं बातों पर आधारित है किसी भी सामग्री के भौतिक या रासायनिक गुण। तो अगर हम इन्हें समझ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ऐसी चीज़ों को और भी आसानी से समझना, उनके रासायनिक गुणों को समझना और भौतिक गुणों को समझना। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इन घटनाओं को समझना इसलिए भी चाहते हैं ताकि हम ये जान पाएं कि अधिक तरल या क्रिप्टोजेनिक गैसेस जो हैं उनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, कैसे उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। इस बात को समझने के लिए भी हमें FEBs का अध्ययन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम इन FEBs का अध्ययन करेंगे तो आने वाले समय में हम कुछ ऐसी सामग्री, कुछ ऐसे मटेरियल्स या मैटर बना पाएंगे जो कि बिल्कुल ही अलग तरह की प्रक्रियाएं देगा। तो हमारे क्वांटम मटेरियल्स बनाने में FEBs को अगर हम जानेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इन क्वांटम मटेरियल्स को बनाना। तो आप याद रखेंगे FEBs क्या हैं? ये हैं बहुत ही छोटे, अगर इनके हम व्यास की बात करें तो लगभग 2 नैनोमीटर व्यास के ये छोटे छोटे कण हैं जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास इंटरैक्शन करेंगे, तभी हम इन खास सामग्रियों के बारे में जान पाएंगे। तो FEBs की 2 प्रजातियों के बारे में IISc के साइंटिस्ट ने खास पता लगाया है।
अगली खबर पर हम चलेंगे जो है WHO से संबंधित। WHO द्वारा मानव जीनोम संपादन पर कुछ खास सिफारिशें प्रकाशित की गई हैं। अब हम मानव जीनोम संपादन के बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि बहुत सारे रोगों, खासकर अगर हम बात करें अनुवांशिक विकारों यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनुवांशिक विकारों के रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए मानव जीनोम संपादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर साथ ही साथ WHO यह भी चाहता है कि मानव जीनोम संपादन के ऊपर कार्य करना बहुत ही सिक्योर और सेफ रहे, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य ना हो जहां पर इस पद्धति का, इस खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत काम के लिए किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए WHO ने प्रकाशित किए हैं ये खास सिफारिशें, जो कि 9 औसतत क्षेत्रों में दी गई हैं, यानी कि 9 डिस्क्रीट एरियाज, 9 ऐसे प्रमाण सेट किए गए हैं जहां पर इन खास प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए ये खास सिफारिशें प्रदान की गई हैं। ठीक जी। इन 9 खास क्षेत्रों की बात अगर हम करें तो बौद्धिक संपदा, जिसे हम इंटेलेक्चुअल राइट्स भी कहते हैं, या हम बात करें इल्लीगल, अपंजीकृत, अनैतिक या असुरक्षित गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, और खास तौर पर जो भी ऐसे संस्थान मानव जीनोम संपादन में लिप्त हैं उन्हें खास रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी। ये कुछ खास मापदंड हैं, कुछ खास सिफारिशें हैं जो पहली बार WHO ने दी हैं, और वो दी इसलिए हैं ताकि इस तकनीक का उपयोग सुरक्षित, प्रभावी और नैतिकतापूर्ण दृष्टि से किया जाए। तो मानव जीनोम संपादन, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हमारे रोगों के उपचार के लिए, और इसका उपयोग सुरक्षित, प्रभाविक और नैतिक तरीके से हो पाए, यही बात कहता है WHO अपने इन खास नियमों में। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ख़ास बात करेंगे हमारे एक और तकनीक के बारे में जो है UVC टेक्नोलॉजी। अब ये UVC प्रौद्योगिकी क्या है, पहले तो हम इसी संदर्भ में जो हमारी खबर है वो है जल्द ही सांसद में कोविड प्रसार को रोकने के लिए उपयोग में लाई जाएगी UVC प्रौद्योगिकी। UVC प्रौद्योगिकी रोकथाम कर पाएगी SARS-CoV-2 एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, यानी कि उसका शमन करने के लिए इस खास तकनीक को, इस खास प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब UVC प्रौद्योगिकी है क्या, सबसे पहले हम इसके कुछ खास तथ्य पढ़ लेते हैं। इसे विकसित करने वाले हैं CSIRO। तो खास तौर पर ये तकनीक विकसित की गई CSIRO द्वारा, और इस सिस्टम द्वारा हम मौजूदा हवा नालिकाओं में इसका डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, और UVC प्रतिक्रिया से खास विरुसाइडल रसायन निकलेंगे। इनकी मात्रा को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इसकी मात्रा को अनुकूल करके हम मार सकते हैं SARS-CoV-2 वायरस को। ठीक जी। तो UVC टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान रखेंगे, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, पहले से उपलब्ध कहीं हवा नालिका, जैसे कि हम अस्पतालों में, रेलवेज़ में और किसी मॉल्स में, शिक्षण संस्थानों पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। इस तकनीक को थोड़ा सा और समझेंगे और बात करेंगे UV रेडिएशन या UV विकिरण का। एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच में आती है अल्ट्रा वायलेट विकिरण, UV विकिरण। 3 प्रकार की है, UVA, UVB, UVC। ये एक ऐसा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जहां पर 3 तरह के विकिरण आते हैं, UVA, UVB और UVC। याद रखेंगे UVA का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, यानी कि UVA की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो फिर आएगा UVB, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य है UVC की, और इस प्रौद्योगिकी में हम इस्तेमाल भी UVC का ही करेंगे।
ठीक जी। सो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारी पृथ्वी के आसपास ओजोन की लेयर जो है वो रोक देती है यूवीसी को और यूवीबी को, यानी कि हम तक जो पहुंचता है वो है यूवीए और कुछ हद तक यूवीबी, जिन्हें हमारी ओजोन परत अवशोषित नहीं कर पाती, नहीं रोकथाम कर पाती। तो ये पहुंचते हैं पृथ्वी पर और ये खास तरह के स्किन कैंसर, यानी कि हम चर्म रोग की अगर बात करें तो खास तरह के चर्म रोगों को जन्म देती है और ओजोन परत हमें इनसे बचाती है। तो यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ठीक जी, ये आप याद रखेंगे। यूवीसी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और यूवीए का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा। बात करेंगे इनका उपयोग। अब खास तौर पर हम जब बात कर रहे हैं इस तकनीक की, इस प्रौद्योगिकी की, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे यूवीसी का। यूवीसी रोकथाम करेगी SARS-CoV-2 वायरस की, क्योंकि यह खास तौर पर एक ऐसी कीटाणु शोधन विधि है जहाँ पर हम इनके डीएनए को बाधित करेंगे। तो ये डीएनए जब बाधित हो जाएगा तब ये किसी भी और प्रकार की कोई भी और गतिविधि नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ इनका खात्मा हो जाएगा। तो ये एक ऐसी कीटाणु शोधन विधि है जो उनके डीएनए को बाधित करती है और इन सूक्ष्म जीवियों को निष्क्रिय करती है। ठीक जी। सो यूवी विकिरण हम आमतौर पर इन खास कीटाणुओं को बाधित करने के लिए, इनके डीएनए को बाधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यह भोजन, हवा और पानी का ही कीटाणु शोधन करती है। और एक बार इनका डीएनए बाधित हो जाए तो यह किसी भी तरह की सेलुलर कार्य को, किसी भी तरह की सेलुलर एक्टिविटी को करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यूवीसी टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान रखेंगे। इसे बनाया CSIRO ने और ये खास तौर से पराबैंगनी किरणों को, यानी कि यूवी विकिरण के यूवीसी को इस्तेमाल करती है कीटाणुओं के डीएनए को बाधित करने के लिए। अब बात करते हैं क्या ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। तो याद रखेंगे शोधकर्ता केवल ये चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल केवल गैर जीवित, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों के लिए ही, उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यह यूवीसी विकिरणें हमारे शरीर के लिए, हमें त्वचा के लिए और आँखों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यूवीए, यूवीबी और यूवीसी आप ध्यान रखेंगे। इस खास प्रौद्योगिकी में यूवीसी किस तरह मदद करती है? यह मदद करती है डीएनए को बाधित करके कीटाणुओं को मारती है और मनुष्यों के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित है। केवल गैर जीवित चीज़ों को ही कीटाणु रहित रखने में ये हमारी मदद कर सकता है। तो इस सप्ताह इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।